जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो 2 जून फ्राइडे आज के डेट में आपको सारा एक जगह कंपाइल करके मिलेगा, जिसमें इंक्लूड होगा डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ और फ्रंटलाइन के साथ आपको सारी डिटेलिंग इसकी दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि जो भी वीडियोस यहाँ पे पढ़ते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से प्राप्त हो सके। एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था, अभी रिसेंटली ये पूछा गया है। वैसे तो 2023 का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो ये जो प्री के क्वेश्चंस हैं 2023 के 28 मई को ये चीज़ें हुई हैं। वो क्वेश्चंस डायरेक्टली क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स को यहाँ पे सही मिलाना है। तो साइट और वेल नोन फॉर किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो बेसनगर जो पिलर है वो किससे जुड़ा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे सेवाइत लिखा है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली ये जो बेसनगर है वो हेलियोडोरस पिलर के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर गरुड़ा थे। यानी ये भागवता सेक्ट से रिलेटेड है, वैष्णविज्म से रिलेटेड है। हेलियोडोरस देखिए भारत आया था और ये हेलेनिस्टिक से जुड़ा हुआ है। भाजा जो साइट है ये बुद्धिस्ट केव श्राइन से जुड़ा हुआ है, जो कि 22वां रॉक कट केव में यहाँ पे मेंशन है। सीता नवासल ये भी जैन केव श्राइन तमिलनाडु में पाई जाती है, ये इससे रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, तो इसका राइट आंसर है मल्ली 2। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे है पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑब्जेक्ट इन स्पेस, यानी स्पेस के कोई ऑब्जेक्ट हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है यहाँ पे कि क्या वो चीज़ें सही हैं। तो पहला कह रहा है सेफाइड्स। तो सेफाइड क्या है, यहाँ पे दे रहा है गाइंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। तो जो कि सीधे आप काट सकते थे इसको, बहुत सिंपल है ये। और सेफाइड जो है एक वेरिएबल स्टार्स है, उसी की तरह होती है, लेकिन अलग खूबी रखती है। दूसरा जो आ रहा है नेबुला, तो नेबुला का ये रहा इसका डेफिनेशन, तो उल्टा कर दिया है इसने। और नेबुला जो है गैंड क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस इन स्पेस होता है, ये चीज़ें हैं। तो ये इसकी डिटेलिंग यहाँ दे दिया है। और जो कि यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टार्स विच ब्राइट एंड डीम पीरियोडिकली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गलत स्टेटमेंट नज़र आ रही है। ये पल्सर क्या है, एक न्यूट्रॉन स्टार्स के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि फॉर्म होता है मैसिव स्टार्स, रन आउट हो जाता है फ्यूल और कोलैप्स भी हो जाता है। तो कौन सा करेक्टली मैच है, यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 1 एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही होती हुई नज़र आ रही है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि आपको क्लियरिफाई यहाँ पे मैं कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। तो मोलेम नेशनल पार्क, ये पूछा था मैं पिछली बार कहाँ पे है, तो आपके साउदर्न पार्ट में आता है एक राज्य गोवा, वहाँ पे ये नेशनल पार्क स्थापित है। तो ये नेशनल पार्क की लोकेशंस को आप जान सकते हैं, ये कहाँ पे है, गोवा में स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो देखते हैं पीआईबी न्यूज़ में आज का क्या है। तो सक्सेसफुली लॉन्च यहाँ पे हुआ है क्या, ट्रेनिंग के पर्पज से। तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 ये कैरिड आउट करी गई है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो ये आइलैंड कहाँ है, आपके उड़ीसा में एक आइलैंड है जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रख दिया गया है। तो 1 जून 23 को ये चीज़ें ट्रेनिंग लॉन्च हुई थी, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी जो न्यूज़ आ रही है मिशन लाइफ, काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ है। यहाँ से क्वेश्चन तो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछेंगे ही पूछेंगे। ये मिशन लाइफ क्या है, लाइफ ये जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इन्वायरमेंट को कैसे सस्टेनेबल बनाना है, उसके ऊपर ये स्कीम है। तो यहाँ पे अगाती आइलैंड कहाँ है, तो अगाती आइलैंड आपका लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। वहाँ पे जो गंदगी मचती है उसको कम करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी, डिस्पोजल, यानी ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों का इस्तेमाल करके लक्षद्वीप
के अगाती आइलैंड में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिसके कारण उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो कंजर्व वहाँ की होगी वैल्यू और सेंसिटिव इकोसिस्टम जो है उसको प्रोटेक्शन करने की बात बोली जा रही है। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है यहाँ पे कि आपको इसका लोकेशन याद होना चाहिए। अगाती आइलैंड अगर पूछ दे कहाँ पे है तो ये भी याद होना चाहिए। अभी रिसेंटली डीफ क्रिकेट टीम जो इंडिया की है वो अभी जीती है यहाँ पे ओडीआई में, और 2023 का जो चीज़ें चल रही हैं किसको हरा के, तो बांग्लादेश की डीफ ओडीआई टीम को हरा के। कितने रन हुए? 166 रनों से, जो कि न्यूज़ में है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसलर्स के ऊपर न्यूज़ है यहाँ पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करके आया है। रेसलर अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि ये डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं आपके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं यहाँ पे, और पार्लियामेंट में एमपी भी हैं, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि आते हैं कैसेरगंज से, और ये क्या कह रहे हैं, इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कौन लगा रहा है। यहाँ पे जो इंडियन खिलाड़ी हैं, जो पदक विजेता हैं, मेडल विनर रेसलर यहाँ पे हैं, देश का जो सम्मान एक ऊंचे ओहदे पर लाके रख दिए हैं, उसकी प्राइड को और ऊंचा लेके गए हैं, तो उनके बातों को यहाँ पे गवर्नमेंट सुनने के लिए राजी नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप भी नहीं करता तो इनकी एफआईआर तक रजिस्ट्री नहीं होती दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे किस हद तक फेयर ट्रायल ये चीज़ें होंगी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं, प्रोटेस्ट की बातें करी जा रही हैं यहाँ पे। तो टेक्निकली अगर बात करी जाए तो इन्वेस्टिगेशन चलेगी और ये एक लंबा प्रोसीजर होगा। पॉक्सो के अंदर यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं, इसके अंतर्गत यहाँ पे चार्जशीट करा गया है। तो दिल्ली पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। दूसरी बात बोली जा रही है कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यहाँ पे सबमिट किया जाएगा कोर्ट को। और जो फैक्ट है पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो पोस्टिंग थी, कुछ जो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे पुलिस, उसको भी पुलिस ने यहाँ पे डिलीट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहाँ तक यहाँ पे अनबायास्ड इन्वेस्टिगेशंस की उम्मीद रख सकते हैं खिलाड़ी, उसके ऊपर बातें बोली जा रही हैं। तो ये देखने योग्य बातें हैं कि किस प्रकार से जुडिशरी अपना रोल इसमें प्ले करता है, ताकि जो भी रेसलर हैं, भारत के लोग हैं, उसका सही प्रकार से जस्टिस हो सके। तो जस्टिस डिलीवरी पे बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अभी रिसेंटली हरिद्वार में ये लोग गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे, सारे के सारे रेसलर और जो भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं वहाँ पे पहुँचे थे। तो वहाँ पे गंगा जी में मेडल अपना इमर्ज करने के लिए डालने की बातें बोली गई थी, लेकिन कुछ समझाने के बाद ये चीज़ें हटा दी गई। आपको क्या लगता है कि ये मेडल गंगा जी में डालनी चाहिए? ये जो ओलंपिक यार्ड मेडल है, ये जो कॉमनवेल्थ के मेडल हैं, ये जितने भी मेडल्स हैं, ये खिलाड़ी अगर जीतता है तो केवल खिलाड़ी के ही नहीं रह जाते हैं, ये 140 करोड़ लोगों का सम्मान इससे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं, हमको नहीं लगता किसी भी एंगल से इसको इस तरीके से पेश करना चाहिए और गंगा जी में प्रवाह करने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं हम लोगों को लड़ने के लिए, अपनी जस्टिस पाने के लिए। और हम अगर इस सब चीज़ से हारेंगे तो कहीं ना कहीं इश्यू निकल के आएगा और अगली जो पार्टी है वो मजबूत होती हुई नज़र आ जाएगी। इसलिए अगर आप इससे लीगली लड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें हिम्मत रख के आगे बढ़ना चाहिए। और ये ऑड्स और इवन ये ज़िंदगी में होते रहते हैं, इसको हमें कम से कम एक तरीके से संभाल लेना चाहिए कि हमें झुकना नहीं है, हमें लड़ते रहना है, तभी जाकर कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी। यहाँ पे हरिद्वार में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और यूनियन, लेबर यूनियन पार्टी, नरेश टिकट भी पहुँचे, जिसके कारण समझाया बुझाया गया और लोगों को रोक दिया गया। दूसरी बातें जो बोल रही हैं, प्रोटेस्ट जो करी जा रही हैं, तो बहुत सारा सपोर्ट सिविल सोसाइटी के द्वारा भी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी यहाँ पे निकल के आगे आ रही है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की जो चीज़ें हैं ये निकल के आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये तब हुई जब खिलाड़ियों
को घसीटा गया और उसी वक्त न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन भी हुआ। जाट फ्रॉम लीडर उत्तर प्रदेश, ये जो आते हैं हरियाणा, ये सारे लोग यहाँ पे रेशनल के सपोर्ट में आते हुए अपने एजिटेशंस को दिखाते हुए, गुस्से को दिखाते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कि आपको बताया कैसरगंज से ये आते हैं बृजभूषण शरण सिंह, इन पे टेररिज्म का डिसरप्टिव एक्ट, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्ट, टेररिज्म का टाडा केस भी इन पे लगा हुआ था। ये चीज़ें बोली जा रही हैं, एक्यूज ये टाडा के भी थे। तो ये समझ सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा वैल्यूएबल एस्पेक्ट के रूप में इनको देखती है, क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कैसरगंज है वो अयोध्या के आसपास लगती है। तो ये बहुत मास संख्या में लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हुए नज़र आते हैं, यानी अपने क्षेत्र के ये बाहुबली कह सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं और इन पे जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो हमेशा की तरह इसको डिमिनिश करते हुए नज़र आ रहा है बृजभूषण शरण सिंह की भाई साहब आप एविडेंस दीजिए, एविडेंस क्या है आपके पास। तो अगर एविडेंस ही केवल मांगा जा रहा है तो ये बताइए, इतने सारे ओलंपियाड प्लेयर ये जो हैं, ये आपको ऐसे ही बेफालतू में तो नेशनल स्तर पे उतर तो नहीं जाएंगे प्रोटेस्ट करने। कुछ तो बात रही होगी जब भी ये मार्केट में आ रहे हैं, जब भी फील्ड में उतर रहे हैं। तो यहाँ पे सोचना और समझना चाहिए, और कोई भी बीजेपी का मेंबर भी इस पे एक शब्द नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की चीज़ें चल रही हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आशा करते हैं आपको डिटेलिंग पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। एट द रूट ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस में क्या क्या इश्यूज हैं उसको हम डिटेलिंग से देखेंगे। तो भारत की जो 3 सेक्टर है, पहली सेक्टर जो है ये आपकी एग्रीकल्चरल, दूसरी जो है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी जो है सर्विस सेक्टर। तो ये सेक्टर से हम लोग सीधे सर्विस सेक्टर पे उछल गए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम लोग छोड़ते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन इस सेक्टर में जब तक कार्य नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तब तक अच्छे से लोगों की जॉब निकल के नहीं आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो लोगों की अर्निंग इम्पैक्ट होती हुई नज़र आएंगी। सिंपल सा फंडा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री की स्ट्रांग होती है तो उस कंट्री की जीडीपी स्ट्रांग होती है। ये सिंपल सा फंडा है। सर्विस सेक्टर, यहाँ पे भारत सीधे एग्रीकल्चरल से यहाँ पे सीधे सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हुआ, यानी प्राइमरी सेक्टर से सीधे सेकेंडरी सेक्टर के यहाँ पे थर्ड सेक्टर पे हम लोग शिफ्ट हुए, यानी सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की बात करी जाए तो ये डिजायरेबल है फॉर इंडिया एंड इंडियाज इकोनॉमिक, कि ये जो है पब्लिक फ्लोरा पीरियोडिकली ये चेंज होता रह रहा है। एक्सपोर्ट्स ये बूम करती हुई अभी नज़र आ रही है, ये सेंचुरीज की बात करें तो। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हैं। रिफॉर्म जब हुई थी 1991 में, LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कौन लाया था? मनमोहन सिंह जी लाए थे। तो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे तो भारत की इकॉनमी को सही डायरेक्शंस में लेके गए थे और फोकस किए थे मैन्युफैक्चरिंग पे, लेकिन सिग्निफिकेंटली स्केलिंग डाउन ऑफ द टैरिफ एंड डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंस परमिट राज। उस समय ये जो परमिट लेनी पड़ती थी, कोई भी फैक्ट्री खोलिए, कोई भी चीज़ खोलिए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, इसको भी इन्होंने हटाया। तो ये रिफॉर्म इस वक्त लेके आया था जो कि अपना रोल प्ले किया, बेस बनाया कंट्री का, किस चीज़ के फील्ड में? मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें तो 1991 में ये चीज़ें जो हुई वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स के व्यू को आगे लेके आई। और 2014 से अगर बात करी जाए तो मेक इन इंडिया जो आया वो ये इम्फेसाइज कर रहा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्च हुआ है भारत में, और रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं कुछ स्पेसिफिक, उसमें आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, छूट भी दिया जाएगा, रिबेट भी दिया जाएगा। क्यों? प्रमोट करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो यही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि आपको सब्सिडी प्रोडक्शंस सर्टेन प्रोडक्ट पे मिलता हुआ नज़र आएगा। नेशनल इनकम 22-23 की हम बात करते हैं तो हमें दिखता है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है 1.3% पे आई है इस ईयर,
और लेस देन दैट ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड ऑल मेन सेगमेंट ऑफ सर्विसेज। ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके हमको ये 1.3% मिलता है, इससे भी कम नज़र आती है। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए डाटा कैसे यहाँ पे दिया गया है। दूसरी जो बात बोली जा रही है पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये मिलता है कि हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर स्ट्रांगली नेगेटिव है ग्लोबली अगर बात करी जाए। तो क्या मतलब हुआ, एक घर है अगर उसका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, यानी जो भी बेसिक नीड है घर की वो कितना खाने पीने पे, हेल्थ पे, अपने घर के चीज़ों पे क्या खर्चे कर रहे हैं उसकी बातें बोली जा रही हैं। पर कैपिटा इनकम, एक आदमी कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है उसकी बातें बोली जा रही हैं। रिचेस्ट कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, यहाँ पे इनसे अगर तुलना करनी है तो हमारी बहुत लो शेयर आती है। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम ही बहुत अभी कम है, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। इंडस्ट्री लीडर भी यहाँ पे कंट्रोल किए हुए हैं डिमांड साइड और इक्वेशंस को, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इशू निकल के आती हैं सारी। दूसरी जो बात करी जा रही है एजुकेशंस के फील्ड में, तो आपका एजुकेशंस पॉलिसी 2020 में चेंज हुआ। ये पॉलिसी जो बदल के रख दी है ये कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट जो चीज़ें लेके आई है कि उसको इशू लग रहा था इंडियन गवर्नमेंट को कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारा लूप होल है, यानी प्राइमरी बच्चे सही प्रकार से रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी तीनों चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही थी। इसलिए 2020 में 3 साल हो गए, 2020 में एजुकेशन पॉलिसी लेके आई। ये एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, फिर 86 में आई, फिर आपका 2020 में आई। तो ये तीनों ईयर याद रखिएगा, 68, 86 और 2020 में। तो ये तीनों एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसके कारण आज की एजुकेशन पॉलिसी क्या है, बिल्कुल अलग यहाँ पे लाकर रखी गई है। उसमें क्या है चीज़ें, ये एजुकेशन पॉलिसी लाने के बाद भी हम लोग बहुत सारी कंट्री से पीछे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस तभी होगी विश्व में अगर अपनी चीज़ों को स्किल्ड बनाएंगे। स्किल्ड बनाने के लिए हमें एजुकेशन प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है, ये सारे लोग जानते हैं। अगर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी गई अपनी मास पॉपुलेशंस को, तो हमारी जो वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा सबसे अधिक पॉपुलेशन रखने वाली कंट्री भारत है, उसकी पॉपुलेशंस गरीबी रेखा के नीचे जाती हुई नज़र आएगी। सिंपल सा फंडा है, अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो स्किल नहीं रहेगा, तो जॉब नहीं रहेगा, जॉब नहीं रहेगा तो इनकम नहीं रहेगी। ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। 75 कंट्रीज़ की बात करें तो ईस्ट एशिया में भी वेरी टॉप पे चल रहे हैं और इंडिया बेयरली मैनेज कर रहा है यहाँ पे लास्ट के अंतर्गत। तो हम लोग ईस्ट एशिया में भी निचले तबके से चल रहे हैं। यहाँ पे एनजीओ है प्रथम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका रिपोर्ट भी यहाँ पे ये दिखाता है कि भारत के जो बच्चे हैं 3 साल के आसपास तक, वो बेसिकली स्कूल चिल्ड्रन की बातें बोल रहे हैं। उनकी न्यूमरेसी और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत हद तक क्या है, बहुत हद तक कम है, और ना रीड कर पा रहे हैं, ना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ना ही मैथमेटिकल प्लस माइनस भी कर पा रहे हैं। किसके लिए है ये? स्कूल चिल्ड्रन, बेसिकली अर्ली ईयर्स की बच्चों की बातें बोली जा रही हैं। प्रथम एनजीओ बहुत फेमस एनजीओ है, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। प्लानिंग कमीशन यहाँ पे रिलीज किया है डाटा, ये दिखा रहा है कि 5% ऑफ इंडियन यूथ हैड एनी काइंड ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। तो टेक्निकल ट्रेनिंग भी आज के डेट में बिल्कुल कम है, ऐसा माना जा रहा है, जिसके कारण अगर आपको ग्लोबल पावर बनना है, विश्व गुरु बनने के चक्कर में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले अपने लोगों को स्किल देना बहुत ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है लेकिन कर नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आती हुई नज़र रही है। क्यों? पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट होगा तभी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 में हुआ, अंडरटेकन विद द व्यू ऑफ रेजिंग प्रेजेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो इसी को बढ़ाने के लिए 1991 में ये चीज़ें लाई गई थी। ट्रेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रेजिम, ये सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए, ताकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हो अच्छे से फ्लरिश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, स्कूलिंग
इकोसिस्टम अच्छे से चल सके। तो हमें इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत हद तक इसको लेगिस्लेशन से हम नहीं पा सकते, इसको सही प्रकार से इम्प्लीमेंट करके और सही प्रकार से इसको लागू करके लेगिस्लेट करके हम कर सकते हैं। तो केवल लेगिस्लेशन के माध्यम से लॉ बना दिए कि ये चलेगा और मेक इन इंडिया कैंपेन ला दिए तो ये चलेगा, ऐसा बिल्कुल केवल ला देने से स्कीम नहीं चलेगी। इस पे फोकस करके कार्य करने की ज़रूरत है। एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लगाने की ज़रूरत है। जब तक इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की और सोसाइटीज़ की, पीपल पार्टिसिपेशन की नहीं होगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें सही प्रकार से नहीं चलेंगी। क्योंकि और दूसरी बातें, यहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है लोगों को, ताकि लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं, उनको सपोर्ट मिले, ना कि वो अगर स्टार्टअप किए तो और घाटे में ना चले जाएं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एशियन फॉरेन पॉलिसी मल्टी वेक्टरिज्म पे ऑफ एक एडिटोरियल है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसको चाइना और एशिया की जो कंट्रीज है उसको पर्सपेक्टिव में लेके हम चलेंगे। तो सबसे पहले ये जो चाइना होस्ट किया है एक मीटिंग जिसको C+C5 समिट बोली जा रही है, तो किस सिटी में, तो सिटी ऑफ जी एंड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो सिटी ऑफ जियान में ये चीज़ें चली हैं। ये पहली इस प्रकार की कोई चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 स्टार क्वेश्चंस है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा। C+C5 समिट कहाँ पे हुई, क्यों हुई, क्या क्या कंट्रीज इसमें मिली हैं, क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये चाइना का इशू है और ये पार्टिसिपेशन किसमें किया है, लीडर ऑफ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो ध्यान रहे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इस समिट में यहाँ पे आएंगे। तो कौन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और सेंट्रल एशियन कंट्री की C+C5 मीटिंग हुई है। तो C5 क्या हो गया और C क्या हो गया, ये चाइना हो गया और C5 कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई। तो ये 5 कंट्रीज यहाँ पे हैं। ये 6 कंट्री क्या करेंगी, एक Xi'an डिक्लेरेशन यहाँ पे जॉइंटली साइन की हैं और इशू की हैं, एक ब्लूप्रिंट फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ चाइना सेंट्रल एशिया रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाइना सेंट्रल एशिया में किस प्रकार से अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट देखने वाली बातें हैं। ये अपकमिंग फ्यूचर में हम लोगों को देखने योग्य चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे बातें इसी पे फोकस करी जा रही हैं कि जो 10वां एनिवर्सरी ऑफ बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशंस मनाया गया, न्यू स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे एक मनाया गया है। तो ये 10वां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो यहाँ पे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखेंगे। ये मैरीटाइम रोड इनिशिएटिव है, ये आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो ये इस जून का बातें बोल रहा है। आप देख सकते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र से कनेक्टिविटी रखना किसी भी प्रकार से यहाँ पे, और बेल्ट का मतलब होता है रोड से कनेक्टिविटी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो कंट्री बहुत सारी है आ गई हैं इसमें, रसिया, मंगोलिया, यूरेशिया, ये सारी कंट्रीज आ रही हैं और ईस्ट एशियन कंट्री भी और वेस्ट एशियन कंट्रीज भी यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से चाइना अपना दबदबा विश्व में बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो मैरीटाइम रोड हो, चाहे यहाँ पे सिल्क रोड हो। तो सिल्क रोड, मैरीटाइम रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सारा इसका चीज़ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पीपल यहाँ पे कल्चरल सिल्क रोड के प्रोग्राम को और इशू ऑफ रीजनल टेररिज्म पे और एक्सट्रीमिज्म पे ये चीज़ें डिस्कस कर रही हैं। तो किस पे फोकस किया गया है, रीजनल किस प्रकार से टेररिज्म चल रही हैं, एक्सट्रीमिज्म चल रही हैं, और कल्चरल सिल्क रोड जो प्रोग्राम ये लेके आया है उसके ऊपर भी बातें बोली जा रही हैं। दूसरा जो समिट होगी वो 2025 में कजाकिस्तान में होस्ट होने की बातें बोल दी गई हैं। ये भी भविष्य में पूछ सकता है, याद रखिएगा। कुछ अलग प्रकार से इसको देखते हैं कि ये जो चाइना है एक्सपेंड कर रहा है इन्फ्लुएंस इन रीजन में, यानी ईस्ट एशियन रीजन में। तो ईस्ट एशियन रीजन में इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो जो प्रोसेस करेगा क्या, रसिया के एम्बिशंस को। तो रसिया से इशू जोड़ के भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो यूक्रेन
और रसिया की लड़ाई हो रही है उसको भी देख के इसमें इशू नज़र आ रहा है कि चाइना यहाँ पे हाथ डाला हुआ है, जो कि सपोर्ट किसको मिल रहा है, रसिया को मिल रहा है, और ये किसको, तो एशियन कंट्रीज़ को। तो एशियन कंट्रीज़ को साथ लाने की बातें बोली गई हैं, जहाँ पे वेस्ट कंट्री रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे एशिया कंट्री आइसोलेट होके यूनिफाइड होती हुई दिख रही हैं। तो ये 5 जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन कंट्री, इनकी अहम भूमिका प्ले हो रही है। दूसरी जो बातें रिफ्लेक्ट करेंगी, रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी और शिफ्टिंग डायनामिक्स, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को लेके ये जो शिफ्ट कर रहे हैं, एक जियो पॉलिटिक्स जो स्टेबल पॉलिटिक्स था वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। 2022 की बात करें तो कार्नेगी एडोमेंट यहाँ पे इंटरनेशनल पीस यहाँ पे ये बोला इसी वर्ष कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं 50 मीटिंग, ध्यान रहे ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 मीटिंग से ज़्यादा सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ कर चुके हैं। तो बताइए अगर सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ 50 मीटिंग प्लस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फोकस कहाँ है, वेस्ट की तरफ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं एशियन कंट्री की तरफ। तो यही चीज़ें निकल के आ रही हैं। और चाइना यहाँ पे मीटिंग लिया अभी रिसेंटली C5, यहाँ C+C5 में देख सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट लिंक लगा के लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अक्टूबर लास्ट ईयर की बात करें तो यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स मिकेल यहाँ पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में विजिट की और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दी कि पॉलिटिकल सिग्नल यूरोपियन यूनियन कमिटमेंट है इस रीजन में और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए और इंटर रीजनल कोऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार अगर दूसरे महीने की बात करें तो मिचेल जो हैं अटेंड की थी हाई लेवल मीटिंग सेंट्रल एशियन लीडर से भी। तो यहाँ पे एशिया की जो कंट्रीज़ हैं कितनी इम्पोर्टेंस रखने लगी हैं, क्यों, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के लड़ाई के बाद एक डिवाइड नज़र आ रहा है वेस्ट और ईस्ट में। तो वेस्ट और ईस्ट में एक डिवाइड नज़र आता हुआ है, ईस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न कंट्री में कहीं ना कहीं इशू नज़र आ रहा है। इसीलिए चाइना जो है हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है रसिया का, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी की बहुत लिबरल जैसी है, रीजनल सिक्योरिटी की बात करता है सेंट्रल एशिया में और ये इंक्लूड करता है क्या कि अफ़गानिस्तान का जो सिचुएशंस है, इन्वायरमेंटल सिचुएशंस है, उसको भी जोड़ के ये इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आता है। दूसरी जो प्रायोरिटी है डायरेक्शन की, ये क्या कवर करता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो भी मेंबर हैं इसके, और रसिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये सारी कंट्री जो मेंबर हैं CIS के, ये कॉमनवेल्थ के, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ये लोग मेंबर हैं। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कंसर्न की भी बातें यहाँ पे आ जाती हैं, जो कि क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सिक्योरिटी कंसर्न जहाँ भी आ जाता है तो एक डिसिसिव फैक्टर आ जाता है, डिसीजन लेने योग्य बातें आ जाती हैं जो कि किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे चेंज करता हुआ नज़र आएगा। तो यही है किर्गिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद यहाँ पे लिबरल तरीके से कहीं ना कहीं चलता था, अब आज के जियो पॉलिटिक्स के सिचुएशंस में कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। 2021 में यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं सदिया जैपरो, तो जो कि रसिया को यहाँ पे चूज करते हैं अपने फर्स्ट ऑफिशियल विजिट के लिए। तो ये देखिए कैसे प्रो एशियन की तरफ हम लोग मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो पहली विजिट अपनी कहाँ करते हैं, किर्गिस्तान के ये लीडर सैदरो जैपरेव, तो ये रसिया में विजिट करते हैं और किर्गिज प्रेसिडेंट जो कि इंडिकेट करते हैं रसिया को यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी को, पार्टनर को यहाँ पे बात बोलना है। दूसरी चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है CSTO, इसका 1990s में स्थापना हुआ था, 1990s में। तो ये चीज़ें हैं और ट्रूप्स जो है ये मिलिट्री एयरबेस यहाँ पे मीटिंग करती है, मिलिट्री एयरबेस करती है। ये सेंट्रल एशियन कंट्री को डील करने के लिए CSTO लेके आया था, इसमें प्रोमिनेंट कंट्रीज़ भी हैं। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट किर्गिस्तान के साथ यहाँ पे चलती है, यूरोपियन यूनियन के साथ यहाँ पे संघाई CSTO, ये सारे चीज़ों का ये किर्गिस्तान मेंबर यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनमें सबका मेंबर नज़र आ रहा है। 21 मई को यहाँ पे बात करी जाए तो मोल्डोवंस जो है 10,000 ऑफ मोल्डोवंस, यहाँ पे मोल्डोवा एक कंट्री है यूरोप में पड़ती है जिसकी कैपिटल
चिसिनाउ है। तो यहाँ पे प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर सपोर्ट करती हुई नज़र आई है और बहुत लंबी फ्लैग भी लेके रोड पे लोग निकले थे और रसिया के खिलाफ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए। यानी प्रो वेस्ट बोला जाए तो रसिया के खिलाफ इनडायरेक्टली सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मिया सैंडू वो डिस्क्राइब किए हैं चांस फॉर आवर पीपल टू लिव इन पीस और पीस और प्रॉस्पेरिटी को फोकस करने की बातें बोली गई हैं। तो मोल्डोवा याद रखिएगा, इसका लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। पिवोट टू वेस्ट क्या बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेस्ट की तरफ यहाँ पे चीज़ें दे रहे तो रसिया का क्या रोल हो जाएगा यहाँ पे। जियोग्राफिकली जो बातें बोली जा रही हैं कि जॉर्जिया मोल्डोवा लेजिटिमेट रीजन है नॉट टू ट्रस्ट देयर नेबर। तो ये अपने नेबर पे कैसे ट्रस्ट करेंगे अगर उनका नेबर ही पहली बात तो आपको बता दें, जब सोवियत यूनियन हुआ करता था रसिया, तो इसमें ये सारी कंट्री मोल्डोवा, यूक्रेन, आपका ये सारी कंट्री कहीं ना कहीं 13-14 कंट्रीज हैं। ये सारी कंट्री, जॉर्जिया, ये सारी कंट्री किसकी पार्ट थी, रसिया की ही पार्ट थी। इसी से अलग होके ये कंट्री अपनी अलग अलग पहचान बुनाई हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के पार्ट होने के बाद ये अपने नेबर के ऊपर कैसे, नेबर का मतलब अपने रसिया के ऊपर कैसे यहाँ पे एक प्रकार से विश्वास कर सकते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे नेक्स्ट एडिटोरियल, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कवर कर दिया हूँ मैं, पहला एडिटोरियल, और आशा करते हैं ये सेंट्रल एशियन की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो इशू देख सकते हैं चाइना किस कदर एशियन कंट्रीज़ में हाथ आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिया का इस प्रकार से अगर स्टेबल रोल रहेगा तो इंडिया हमेशा अपने जियो पॉलिटिक्स में पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे बढ़ना चाहिए हमें एशियन कंट्रीज़ में, यहाँ पे अपना भी इंटेलिजेंस हमें दिखाने की ज़रूरत है। ये थी आज की एडिटोरियल और आशा करते हैं ये आपको एडिटोरियल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एंड नेपाल के ऊपर एक एडिटोरियल है। तो अभी आपके पुष्पा कमल दहल साहब, जिनको प्रचंड बोला जाता है, वो अभी इंडिया के विजिट पे आए हुए हैं। तो इंडिया और नेपाल का जो रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और सबसे ज़्यादा क्या अभी कंकरेंटली जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, एमओयू पे साइन हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, उसको हम देखेंगे। तो ये दोनों कंट्री के बीच में जो आना जाना है वो फ्रीली आना जाना होता है, कोई रोक टोक, कोई भी किसी प्रकार का पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। किसके बीच, इंडिया और नेपाल के बीच। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिया हो गया और ये कंट्री नेपाल हो गई। तो नेपाल कंट्री हो गई। यहाँ पे जो भी बॉर्डर स्टेट हैं, इन स्टेट से लोग फ्रीली आते जाते रहते हैं और यहाँ से यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई वीज़ा की ज़रूरत है, ना कोई आईडी की ज़रूरत है। यहाँ पे सिंपली आप आ जा सकते हैं, जितना दिन करे वहाँ रह सकते हैं। ऐसी चीज़ें इंडिया और भारत के बीच में है। तो यहाँ पे बैरियर बिल्कुल भी नहीं है और नरेंद्र मोदी यहाँ पे उसी की प्रशंसा करते हुए नज़र आए हैं। तो एग्रीमेंट किस पे हुआ है, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, हाइड्रो पावर पे। बांग्लादेश को हम लोगों के टेरिटरी से गुजरती हुई, ये ध्यान दीजिए मैप में, हम लोगों की टेरिटरी से गुजरती हुई बांग्लादेश चीज़ें जाएंगी, ये हाइड्रो पावर जाएगी, यानी बिजली जाती हुई, इलेक्ट्रिसिटी जाती हुई नज़र आएगी। तो पुष्पा कमल दहल प्रचंड, जिनको बोला जाता है, 4 दिन की विजिट के लिए भारत आए हैं और ये दोनों कंट्री फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट रामायण सर्किट पे भी काम करने के लिए तत्पर हैं। तो रामायण सर्किट जो भी भारत में है उसको आपका अयोध्या से लेके कहाँ तक, आपका बिहार में एक जगह है, वो कौन सा है, बिहार में एक जगह है आपका जगन्नाथपुरी, नहीं जगन्नाथपुरी तो उड़ीसा में है, माफ़ करिएगा, ये जनकपुरी है, वो जनकपुरी में यहाँ पे कनेक्टिविटी रखेंगे और भी बहुत सारे साइट्स हैं, उसको कनेक्ट करने की बातें बोली जा रही हैं। दूसरा जो देख सकते हैं आप एग्रीमेंट, यहाँ पे
इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमको मिलेगा इंपोर्ट करेंगे क्या 10,000 मेगावाट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल। आने वाले समय में हम इतनी कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी को हम इंपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो अगर इंपोर्ट करता है भारत तो बहुत अच्छी बात है। पावर की ज़रूरत भारत को इस समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसकी नीड को समझते हुए हम लोग डील किए हैं। 10,000 मेगावाट बहुत ज़्यादा होता है, कोई कम नहीं होता है। तो यहाँ पे फोकस ऑन एनर्जी कोऑपरेशंस, मोदी ये भी बोले हैं कि नई पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी जो कि कनेक्ट करेगा किसको, सिल्लीगुड़ी से जापा, जो कि ईस्टर्न नेपाल में पड़ता है। तो ईस्टर्न नेपाल किधर हो गया, ये आपका वेस्टर्न नेपाल हो गया, ये आपका ईस्टर्न नेपाल हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश सिल्लीगुड़ी बॉर्डर यहाँ पे टच करता है, तो सिल्लीगुड़ी नेपाल से बॉर्डर टच करता है, जो कि वेस्ट बंगाल में सिल्लीगुड़ी पड़ता है। तो यहाँ पे यही है, सिलीगुड़ी से झापा के लिए भी यहाँ पे नई चीज़ें हैं, क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है, क्लैरिटी होनी चाहिए। दोनों साइड साइन किया गया है एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन NHPC और VUCL, तो विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ऑफ नेपाल यहाँ पे साइन की है। इसको टाइम बाउंड मैनर में लेके चलना है ताकि सही समय पे ये चीज़ें चल सकें, और पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे लेके आगे बढ़ने के लिए PM जो हैं एग्री हुए हैं, जो कि एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है ये, और इसको अचीव कर लेना एक टेंजिबल माना जाएगा, यानी एक प्रकार से अचीवमेंट के रूप में इसको देखा जा रहा है। दोनों प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए हैं यहाँ पे वीडियो लिंक के थ्रू। किस चीज़ का, तो गोरखपुर बुटवल, आप देख सकते हैं गोरखपुर एंड बुटवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन का इनॉग्रेशन करते हुए नज़र आए हैं, जो कि इंडिया साइड में ये पड़ता है। दोनों कंट्री साइन किए हैं क्या, ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट अंडर, यहाँ पे जो पुरानी ट्रीटी थी उसी को रिवाइज करती हुई नज़र आ रही है। तो ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट इंडिया और नेपाल के बीच साइन हुई थी, उसी को रिवाइज करती हुई नज़र आई हैं। इंडिया इनलैंड वाटरवेज एसेस देगा यहाँ पे नेपाल को, तो ये चीज़ें हैं और डिस्क्राइब करी गई हैं। ये सारी चीज़ें वंस इन ए जनरेशन पैक्ट, तो इसको बोला गया है जनरेशन जो बदल जाती है, पूरे जनरेशन में एक बार ऐसी कोई ट्रीटी होती है, यानी सच में ये कोई बहुत बड़ी ट्रीटी है। ऐसा नहीं है कि ये छोटी चीज़ है। देखिए कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है और बातें बोली जा रही हैं कंस्ट्रक्शंस की, इनॉग्रेशंस की, ट्रांसमिशन लाइन को रिविजिट करने की, तो ये बहुत व्यापक यहाँ पे डील हुई है इंडिया और नेपाल के बीच। तो ये कहीं ना कहीं बूस्टअप करेगा एक प्रकार से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को और अच्छा बनाते हुए दिखेगा। इंडिया सिंपली अप्रिशिएट किए हैं प्रचंड दहल यहाँ पे कि विलिंगनेस टू फैसिलिटेट, इंडिया जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि ये हाइड्रो पावर जो नेपाल से बांग्लादेश में भी यहाँ पे जाती हुई नज़र आएंगी। तो 50 मेगावाट की जो पावर है वो बांग्लादेश को भी जाती हुई नज़र आएंगी, जो इंडिया से होके जाएगी। तो ये इंडिया फैसिलिटेट कर रहा है, उसके लिए थैंकफुल प्रचंड अपना एक्सप्रेस किए हैं। दोनों प्राइम मिनिस्टर जॉइंटली इनॉग्रेट किए हैं कार्गो ट्रेन को भी, जो कि बथनाहा इंडिया में और नेपाल में कस्टम यार्ड पे यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे कार्गो ट्रेन भी यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है। दूसरी जो इनॉग्रेशंस करने की बात बोल रही है, ये ICP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बोला जाता है, नेपालगंज नेपाल में है ये, और रुपईदीहा जो कि इंडिया साइड पड़ता है। तो यहाँ पे चेक पोस्ट भी इनॉग्रेट किया गया है। चेक पोस्ट से क्वेश्चंस PCS एग्जाम्स में तो बिल्कुल पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंस इसको समझिए। ये जो चेक पोस्ट है नेपालगंज और रुपईदीहा, तो रुपईदीहा इंडिया में है, नेपालगंज आपका नेपाल में पड़ता है। तो ये चेक पोस्ट क्या होता है पहले वो देख लें। चेक पोस्ट ये मान लीजिए ये इंडिया है और ये नेपाल है, तो यहाँ पे चेक पोस्ट बना दिया जाता है। जो भी चीज़ें आती हैं यहाँ पे देख रेख में चीज़ें चलती हैं। और पार्टिसिपेट करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ ICP एक और चेक पोस्ट की बात बोली जा रही है, भैरहमा और सुनौली। तो भैरहमा सुनौली फेज 2 के फैसिलिटीज़ के तरफ बढ़ी है, और दूसरी मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, ये पुरानी इनॉग्रेशंस है, इसको भी आगे ले जाने के लिए बातें बोली जा रही हैं, जो कि फेज़ 2 में ले जाने की बातें बोली जा रही हैं। अब जो आए हैं प्राइम मिनिस्टर प्रचंड दहल जी,
वो आपके उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल को भी विजिट करेंगे, क्योंकि नेपाल का और इंडिया का कल्चरल एस्पेक्ट बहुत पुराना है, बहुत एंशिएंट मानी जाती है। तो वो नेपाल के लोग भी भारत के मंदिरों में यहाँ पे दर्शन हेतु आते रहते हैं। कल्चरल एस्पेक्ट से भी हम यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नेपाल से जुड़े हुए हैं। ट्रेड के एस्पेक्ट से भी जियोग्राफिकली हम जुड़े हुए हैं। बात करी जाए अगर अपनी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, तो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से भी जुड़े हुए हैं। खाने पीने के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए फूड हैबिट्स की, तो भी हम जुड़े हुए हैं। दूसरी बात बोली जाए अगर कि लोकेशंस की बात देखें तो हमारी बाउंड्री टच करती है कौन कौन, आपका बिहार हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ये स्टेट इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं जो कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और टच करती हैं। तो यहाँ पे नेपाल में बहुत सारे इंडियन उद्योगपति भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जो अपनी कंपनी सेटअप किए हुए हैं। तो ये जो अमलगमेशंस है, ये इंटेलिजेंस है इंडिया का इतना स्ट्रांगली, तो उसको तोड़ पाना कहीं ना कहीं नामुमकिन है। इसलिए दोनों कंट्री को साथ चलना होगा, साथ चल के ही दोनों का डेवलपमेंट संभव हो सकता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए न्यूज़ की तरफ। क्या क्या आज का जो नया न्यूज़ है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन ही तेलंगाना का 2 जून को यहाँ पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। किससे तोड़ के? आपके आंध्र प्रदेश से तोड़ने के बाद। तो ये गोल्डन डिकेड ऑफ रूरल तेलंगाना यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तेलंगाना में जो केसी राव साहब हैं यहाँ पे ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो स्कीम है, दलित बंधु स्कीम और रायतू बंधु स्कीम, रायतू बीमा योजना, यहाँ पे कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक और आसारा पेंशन, ये KCR की किट, यहाँ पे हरित हरम, तो बहुत सारी स्कीम है। ये जो स्कीमें बताई जा रही हैं ये वेलफेयर के लिए यहाँ पे ये इम्पोज किए थे, इम्प्लीमेंट किए थे, जिससे लोगों का कल्याण होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनको लोग पसंद करते हैं। ये इलेक्शन जीत के आते रह रहे हैं यहाँ पे और 10 साल अपना सिंपली कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ न्यूज़ में था इसलिए मैंने कवर कर दिया। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा है जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन और सऊदी की आर्किटेक्ट हैं कौन, रजवा अल सैफ, वो दोनों लोग को वेल विशेस देते हुए उनकी वेडिंग सेरेमनीज के दौरान। तो ये कहाँ में? अम्मान में ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अपने फोर्स के साथ, अपनी पूरी पावर के साथ यहाँ पे शादी करती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें। दूसरी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, फार्मर जो है यहाँ पे लीडर कैरी कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं किस चीज़ को? तो रेसलर को। और रेसलर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ? बृजभूषण शरण सिंह। तो यहाँ पे महापंचायत खाप जो है वो भी सामने निकल के आ रहा है, बहुत सारे सिविल सोसाइटी भी सामने निकल के आती रह रही हैं। तो महापंचायत उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर नगर में यहाँ पे बुलाया गया। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, ये जो इनके लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं नरेश टिकैत, यहाँ पे उसको लेके आए हैं और ये प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की राह देख रहे हैं ताकि कम से कम रेसलर को यहाँ पे जस्टिस मिल सके, ऐसा ना हो इशू हो जाए। यहाँ पे दूसरी चीज़ें बोल रही हैं, गुजरात में जो बच्चों की तस्करी हो रही है उससे छोटे छोटे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग को लेके इशू निकल रही है। ये ट्रैफिकिंग की वजह से बहुत सारा इशू निकल के आ रहा है। अभी रिसेंटली बात करी जाए तो वहाँ पे 14 साल की लड़की को उसके भाई के द्वारा ही बोला जा रहा है, जिसको लड़की भाई बोलती थी दूर दराज के रिश्ते में, उसी ने उसका रेप किया, जिसके कारण उसको एक शेल्टर में रखा गया है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग भी वहाँ पे होनी शुरू हो गई हैं। दूसरी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे आपके देश में, आपके भारत भूमि पे साउथ वेस्ट मानसून जो है वो पधार चुका है और इंडियन ओशियन डाइपोल और अल नीनो दोनों इस बार एक ही साथ आने वाले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी बना सकता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। दूसरा जो बातें बोली जा रही हैं कि
वर्ल्ड में लिथियम का क्या रोल है। तो लिथियम का क्या रोल है, एक ऐसी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं और इंडिया इसको किस प्रकार देखता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर इसके जिस्ट को हम देखते हैं तो ग्लोबल ट्रांजिशंस हो रही है, लो कार्बन इकोनॉमिक की बातें बोली जा रही हैं। तो स्कॉलर्स के द्वारा ये बातें बोली जा रही हैं, जो भी फ्यूल सिस्टम है, फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तभी आगे बढ़िएगा जब आपका चिले और बोलीविया से मित्रता वाली डिप्लोमेसी रहेगी। वो क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों के पास लिथियम का सबसे ज़्यादा रिजर्व देखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क, हर चीज़ के लिए यहाँ पे आवश्यकता है क्या, लिथियम की। और आपके मोबाइल से लेके आपके बैटरी, लैपटॉप, हर चीज़ के लिए यहाँ पे लिथियम की ज़रूरत है। तो जो भी सोलर पैनल चलेगा वो भी, उसमें भी बैटरी अगर लग रही तो वो बैटरी लिथियम से ही चलेगी। ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो इंडिया का जो मिनरल वेल्थ है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे यहाँ पे पॉवर्टी को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसका खनन कर चुके हैं। क्या, जो भी इंडिया की माइंस है उसको अच्छे से हम खनन कर चुके हैं, डिग्रेड कर दिए हैं, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसको हमको देख के आगे बढ़ना है, ताकि किस प्रकार से हम लिथियम का उपयोग करके अपने फ्यूल को कम कर सकें और जो 2070 तक चीज़ें बताई गई हैं उसको सही प्रकार से डील कर सकें, क्योंकि कार्बन इमिशन का 2070 तक भारत जीरो का विचार रखा है। दूसरी जो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है वो कि पाकिस्तान अभी जो है हाई इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। ये इशू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36.5% अप्रैल में पाकिस्तान की CPI हाईएस्ट चली गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो 37.97% एनुअल इन्फ्लेशन यहाँ पे दिखी गई, जो कि श्रीलंका से भी बहुत अधिक है। श्रीलंका की बात करें तो 25 पे ही रुकी गई है। यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है। देखिए, दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुई, वो है इंडिया, दूसरी पाकिस्तान, लेकिन एक कहाँ पे है और दूसरे कहाँ पे है ये हम सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का जो पॉलिसीज़ है वो संप्रभुता, लोगों को डेमोक्रेटिक तरीके से आगे ले जाने की है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए, शरिया को फॉलो करने के लिए, ब्लेस्फेमी सिस्टम को लागू करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए जाना जाता है। कहीं ना कहीं मिलिटराइजेशंस और टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, सेपरेटिस्ट को क्रिएट करने के लिए, इंडिया को हमेशा नोक पे रखने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, सीज फायर का वायलेशंस करने के लिए ये जाना जाता है। इसके लिए ये जाना जा रहा है और लोगों से लोन ले लेके अपने कंट्रीज़ को चला रहा है। तो इस तरीके से कैसे चलेंगी? लेकिन इंडिया इस सब चीज़ में नहीं बढ़ता है। इंडिया फोकस करता है अपने देश के डेवलपमेंट पे, जिसका इंडिया का रोल विश्व पटल में अलग है और इसका रोल हम देख सकते हैं। ये थी अभी की सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप यहाँ पे नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी यहाँ पे चीज़ें अपलोड करता हूँ वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon if you subscribe my channel, and you can also visit my Telegram channel for the PDF of this video, so you can download from there and you can read easily. I upload over there my all PDF regarding it, so you can download from there. Thank you for watching the Hindu editorial analysis.